तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 3 वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में सभी कंडेम क्रिमिनल्स और SM-1 वॉरियर्स आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सारी को अभी भी एलिक्सर ऑफ लाइफ के एग्जिस्टेंस पे बहुत सारा डाउट था। बट काइमर के अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट करता है। एज जो इवैक्यूएशन का चीफ था, उसे चाहे स्टैप किया जाए या फिर किसी और तरीके से मारा जाए, वो मरता नहीं था। तो एक प्रकार से मॉर्टल था और वहाँ पे बिलीव किया जाता कि उसने बहुत पहले एक मेडिसिन को एक्वायर कर लिया था। तो गाबी मारू एग्स ऑफ लाइफ पे विश्वास करता था, बट से कोई आइडिया नहीं था कि वो शेंसेक्यू आइलैंड पे थी भी या फिर नहीं। और सारी आइलैंड को देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी, एज वो जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बट काबी मारू के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड और बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। एज डिफरेंट स्पीसीज की चीज़ें एक जगह एग्जिस्ट कर रही थी जो काफ़ी अननेचुरल था। तो उसे क्या था आइलैंड पे केयरफुल रहने के लिए। और इसके बाद काबी मारू अपने बॉन्ड्स को तोड़ देता है, बट सारी उसे बताती है कि बॉन्ड्स को निकालना अलाउड नहीं था, एज ए शोन का डिसीजन था। तो इस चीज़ को ओवरलुक नहीं कर सकती और से फिर से कहती है अपने हैंड्स को बॉन्ड करने के लिए। बट काबी मारू के लिए पूरी चीज़ और साथ में पूरी एक्सपेडिशन ही बहुत ज़्यादा रिडिक्यूलस थी, एज उन्हें बस 3 खाना दिया गया था। और साथ में जो एग्स ऑफ लाइफ का क्लू था वो भी कॉन्क्रीट नहीं था। पर सारी उसे कहती है कि उसकी अलाय नहीं थी बल्कि एग्जीक्यूशनर थी, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे एग्स ऑफ लाइफ या फिर पार्डन ना मिले। बट अगर वो अपने हाथ को बॉन्ड नहीं करेगा तो उसे बिहेड कर देगी। लेकिन गाबी मारू इसके लिए मान जाता है, एज अपनी वाइफ को देखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बट तभी एक और क्रिमिनल ट्विस्टेड क्वन गाबी मारू पे अटैक करता है, और ऑब्वियसली गाबी मारू को इससे कुछ भी नहीं होता। और ट्विस्टेड क्वन पहले एक वॉरियर मंक था जिससे वेपन से प्यार हो गया था, और उसने बहुत से वॉरियर्स को मार के उनके वेपन स्टील किए थे। और वहीं पे गाबी मारू साई को दिखाता है कि कौन के हाथ बॉन्ड नहीं थे, जिस पे सागरी भी कंफ्यूज थी। तो क्वन के मॉनिटर किशो से इसके बारे में पूछती है, तो किशो से बताता है कि वापस चाहते हुए उसके हाथ को बॉन्ड कर देगा। और उसके अकॉर्डिंग सागरी अभी भी लो रैंक की वॉरियर थी, एज वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी। और वहीं पे क्वन अपने सारे वेपन्स गाबी मारू के अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता, और क्वन ये सब कुछ कर रहा था एज उन सभी के पास में एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेके कोई भी क्लू नहीं था। तो प्लान कर रहा था बाकी क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करके एलिक्सर ऑफ लाइफ को बाद में आराम से ढूंढने का। और SM-1 वर्जी वहाँ पे आए थे बस नज़र रखने के लिए, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रिमिनल्स आपस में लड़े या एक दूसरे को मार दें। और गाबी मारू किसी को मारना नहीं चाहता अपनी वाइफ की वजह से, बट एज यूजुअल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। बट सागरी अभी तक एडमेंट थी कि गाबी मारू को अपने हाथ को बॉन्ड करना पड़ेगा। तो जब गाबी मारू अपने हाथ को टाई कर रहा था, कौन उस पर अटैक करता है, बट एक एक करके उसके सारे वेपन्स टूट रहे थे। और फाइनली गाबी मारू भी अपने हाथ को टाई कर लेता है और फाइनली उस पे अटैक करता है। और बस एक अटैक में ही वो कौन को नॉकडाउन कर लेता है, बट कौन फिर से खड़े हो जाता है। और कुछ फाइट के बाद में गाबी मारू कौन को उसके वेपन से ही मार देता है। और अब गाबी मारू ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहता। और इसके बाद हम देखते हैं किशो को कौन के सिर को काटते हुए SM-1 वर्ड्स को कहा गया था कि अगर जिस क्रिमिनल को मर्डर कर रहे हो मर जाए तो उसका सिर वापस लाने के लिए। और अब किशो वहाँ से वापस जाने वाला था, तो सागरी उसे कहती है केयरफुल रहने के लिए। बट किशो से बताता है कि उसे अपनी चिंता करनी चाहिए, एज किशो
अपने आप को लकी मान रहा था एज वो इतने जल्दी वहाँ से वापस जा रहा था। और उसके अकॉर्डिंग अगर सागरी अपने आप को सेफ महसूस कर रही थी जस्ट बिकॉज गाबीमारू के हाथ टाइट थे, तो बहुत ज़्यादा नाइव थी एज एट द लास्ट गाबीमारू भी एक क्रिमिनल था और उसने क्रिमिनल्स को आपस में लड़ते हुए देखा था उनके नंबर रिड्यूस करने के लिए। और कुछ क्रिमिनल्स टीम अप कर रही थे और कुछ प्रिटेंड कर रहे थे टीम अप करने का, एज जो क्रिमिनल्स थे सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं करते और सरवाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और जो सभी वॉरियर्स थे उनके जो उनके वर्ड बिल्कुल एब्सोल्यूट थे, बट रियलिटी में बस प्रायोरिटीज मैटर करती हैं और अभी के लिए प्रायोरिटी एलिक्सर ऑफ लाइफ थी। और शोगुन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो इस चीज़ को कैसे अचीव करते हैं। और शियो के अकॉर्डिंग रूल्स बस एल्यूजन्स थे जो तभी काम करते हैं अगर सभी उन्हें फॉलो करें, बट कई जैसे क्रिमिनल्स पे रूल अप्लाई नहीं करते और वो उस पर अटैक करने वाला था, बट गाबीमारू उसे रोक लेता है। और गाबीमारू इस पे टाइम वेस्ट ना करके एग्स ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहता ताकि वो वापस अपनी वाइफ के साथ में रह सके। और तभी शिव ने बताता कि कुछ देर में सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी एस एक दिन में ही मैक्सिमम क्रिमिनल्स मर जाएंगे और लास्ट में बस एक ही बचेगा। और सेम टाइम पे हम देखते हैं रोकुरिता को अपने मर्डर को मार के उसके सिर को खाते हुए, और वहीं पे आज़ाद चुबोई भी हरुबु को मार देता है और आगिनो को भी उसका मॉनिटर बिहेड कर देता है। और यूजुरिया भी मोरो को बैक स्टैप करके उसे मार देती है। और शियो उन्हें बताता है कि क्रिमिनल्स एक्सपेंडेबल थे, तो जब सब मर जाएंगे वहाँ पे कुछ और को भेजा जाएगा। और उसे लग रहा था कि शोनेट ऑलरेडी इवाकुरा विलेज के साथ में कांटेक्ट पे थे इस चीज़ के बारे में। और सारी को बताता है कि वहाँ पे रूमर्स फैल रहे थे कि इस पूरी जॉब से एसमोन क्लैन के नेक्स्ट हेड को डिसाइड किया जाएगा। ये क्लियर नहीं था कि ये ट्रूथ था या फिर नहीं, बट सभी वॉरियर्स चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। तो साई को वार्न करता है क्रिमिनल्स के बारे में और वहाँ से चली जाता है। और साई को ये पता था कि उसे अभी तक गाबीमारू के ट्रू नेचर या फिर कैरेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तभी गाबीमारू उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट सारी इस चीज़ को डिफेंड कर लेती है। और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे चीफ गाबीमारू के पेरेंट्स को मार देता है एज गाबीमारू के पेरेंट्स चाहते थे उसके पैदा होने के बाद विलेज को लीव करना, बट चीफ के अकॉर्डिंग जो इमोशंस लव थे ये इंसान को वीक बनाते थे, और जब तक इंसान के पास में स्ट्रेंथ ना हो वो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और वहीं सागरी और गाबीमारू अभी भी फाइट कर रही थी और गाबीमारू ये सब कुछ कर रहा था एज वो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अगर एक बार इवाकुरा उस आइलैंड पे आ जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वो उससे पहले एग्स ऑफ लाइफ को फाइंड करना चाहता और वो सागरी को हेट नहीं करता था, बट वो उसके लिए एक हिंड्रेंस थी तो उसे मारना चाहता। और वहीं साई को ये पता था कि गाबीमारू बहुत ज़्यादा डेंजरस था और उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, बट फिर भी वो हेजिटेट कर रही थी। और वहीं गाबीमारू भी उसे नहीं मार पा रहा था और उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो हेजिटेट कर रहे थे। और तभी गाबीमारू को एक और फ्लैशबैक आता है अपनी वाइफ के बारे में, जहाँ उसे बता रही थी कि अगर उसके पास में इमोशंस थे तो उन्हें उनके बारे में सुनना चाहिए एज ट्रू स्ट्रेंथ या फिर करेज वही होती है जब हम इमोशंस के बारे में ट्रू होती है, और अगर उसके पास ऐसी स्ट्रेंथ होगी तो उसे कहीं भी फॉलो करेगी, इवन अगर उसके लिए उसे विलेज छोड़ना पड़े। और गाबीमारू को इमोशंस उसकी वाइफ को मिलने के बाद ही मिले थे, बट इन इमोशन में हेट्रेड भी एक थी और इन इमोशन की वजह से उसने वीकनेस को एक्सपीरियंस किया था और इसी वीकनेस की वजह से वो सागरी को नहीं मार पा रहा था। और उसे लग रहा था कि अगर यही चलता रहा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, बट तभी उसे चीफ की याद आती है और जैसे ये चीज़ होती है तो फिर से सीरियस हो जाता है
और सारे की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसे ओवर पावर करके उसे मारने वाला था। एज उसे लग रहा था कि उसने ऑलरेडी बहुत से लोगों को मार दिया था और लोगों को मारने के यूज टू हो गया था, तो एक और को मार के कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज इस प्रकार से उसे रेस किया गया था, उसे इमोशंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट वो अभी भी हेजिटेट कर रहा था। और इससे सागरी भी फिगर आउट कर लेती है कि गाबी मारू किसी चीज़ को एंड्योर कर रहा था और वो कोई हॉलो नहीं था बल्कि ह्यूमन बीइंग था इमोशंस के साथ में। और उसे देख के ही वो खुद भी अपने इमोशन को फेस कर पा रही थी, बट काईमारू को लग रहा था कि वो इतना वीक हो गया था कि उसे नहीं मार पा रहा था और अगर ऐसा चलता रहा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी वाइफ को वापस देख पाएगा। बट सारी उसे बताती है कि इमोशंस उसकी वीकनेस नहीं थे बल्कि स्ट्रेंथ का सीट थे जो फ्यूचर में उसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एज इमोशन से ना भागना ही एक स्ट्रेंथ थी और जो वहाँ पे सब कुछ हुआ था उसके लिए सागरी उसे माफ़ कर देती है। एज काबी मारू अपने इमोशंस को फेस कर रहा था और वो भी देखना चाहती थी कि कैसे गाबी मारू अपनी लाइफ को रिक्लेम करेगा और वो खुद भी अपने इमोशन को फेस करके स्ट्रांग होना चाहती थी। लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी भी चेंज नहीं हुआ था, बट अब काबी मारू अपना ओल्ड सेल्फ नहीं था और ये सेम लाइन उसकी वाइफ ने कही थी। और आइलैंड पे दूसरी ओर तामिया गन तात्सुको एक बटरफ्लाई स्टिंग कर लेती है और उस बटरफ्लाई का फेस ह्यूमन की तरह था और ये देख के वो अपने हाथ को काट लेता है और हम देखते हैं जो कटा हुआ हाथ था वो प्लांट या फिर फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वहाँ पे बहुत से इंसेक्ट्स आते हैं और उन सब का फेस ह्यूमन की तरह था और लास्ट में वहाँ पे एक जाइंट क्रिएचर भी आ जाता है और वहीं पे गाइम और सागरी के पास भी बहुत से इंसेक्ट आ जाते हैं और वहाँ पे एक फिश की तरह का ह्यूमनॉइड क्रिएचर भी प्रेजेंट था और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था। एज हम गाबी मारू और सारी की फाइट को देखते हैं और वो एक दूसरे को यूज़ कर रहे थे अपने इमोशंस को फेस करने के लिए और साथ ही में आज बहुत से क्रिमिनल्स मर जाते हैं और हमें पता चलता है कि इवागाकुरा भी आइलैंड पे आने वाले थे, बट हम लास्ट में देखते हैं कि आइलैंड भी रिटेलिएट कर रहा था बहुत सी मॉन्स्टर्स को छोड़ के और वो सभी ह्यूमन तरह दिखते थे जो काफ़ी वियर्ड था। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि उससे लड़ पाते या फिर नहीं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।